I am Lila Pandey. Welcome you all in same classes. So students, today we are going to study the next topic, that is evidences of evolution. अभी तक हमने पढ़ा बेसिक्स के बारे में कि जो इवोल्यूशन है वो किस तरीके से टेक प्लेस किया, राइट। जो अर्थ है वो कब फॉर्म हुई, कैसे फॉर्म हुई, उसके ऊपर जो फर्स्ट लाइफ थी वो कैसे अपीयर हुई और इवोल्यूशन किस तरीके से टेक प्लेस करेगा। अब हम स्टडी करेंगे एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन को, कि वो कौन कौन से एविडेंसेस हैं जिसके बेसिस पे आप बता सकते हो कि जो इवोल्यूशन है वो टेक प्लेस हुआ। हम इसे पढ़ेंगे पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस के बारे में, कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस, फिर उसके बाद बायोकेमिकल एविडेंस, एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन एंड इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन, एज वेल एज हम इसमें पढ़ेंगे कि जो एंथ्रोपोजेनिक एक्शंस होते हैं उनके थ्रू इवोल्यूशन किस तरीके से होता है। सो लेट्स स्टडी फ्रॉम पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस। अब जो पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस होते हैं ये होते क्या हैं? फर्स्ट देखो, जो ये पैलेंटोलॉजी वर्ड है इसका मतलब क्या होता है। ये जो पैलेंटोलॉजिकल है किससे बना? पैलेंटोलॉजी, दैट मींस स्टडी ऑफ फॉसिल्स, यानी कि जो हम फॉसिल्स की स्टडी करते हैं ना उसको हम बोलते हैं पैलेंटोलॉजी। तो पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस का मतलब क्या हुआ? हम स्टडी करेंगे फॉसिल्स को। तो फॉसिल्स क्या है? अब fossils are the dead remain of organisms that lived in remote past, यानी कि उन organisms के हमारे को क्या मिल रहे हैं? डेड रिमेन्स मिल रहे हैं जो कि पहले पास्ट में कभी एग्जिस्ट करता था बट आज के टाइम में वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो उस तरीके के ऑर्गेनिजम्स के जब हमें क्या है कुछ भी रिमेन, या तो वो उनकी बोन्स हों या फिर क्या हो इनके इम्प्रेशंस हों, जो सैंड्स हैं उनके ऊपर या जो रॉक्स हैं उनके ऊपर इनके इम्प्रेशंस मिलते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? फॉसिल्स कहलाते हैं। अब देखो फॉसिल जो होते हैं वो मेनली हमें किस में मिलते हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर। कहाँ मिलते हैं ये? सेडिमेंट्री रॉक्स में। यहाँ क्यों मिलते हैं? देखो सेडिमेंट्री रॉक्स कौन सी होती हैं? जो सेडिमेंटेशन प्रोसेस से बनती है, यानी कि एक जो लेयर थी, लेट्स सपोज दिस इज द लैंड एरिया, उसके बाद क्या होगा जब जो रिवर है वो क्या कर रही है, जो सैंड है उसको लेकर के आ रही है, तो उसके बाद वो क्या करती है, जो सैंड होगी उसको डिपॉजिट कर देगी इसके ऊपर। फिर उसके बाद क्या होगा, फिर से जो सैंड हुई वो क्या होगी, इसके ऊपर डिपॉजिट होती चलेगी और जो नीचे का सब्सटेंस जो भी था वो क्या होगा, नीचे ही नीचे दबता चला जाएगा। तो लेट्स सपोज जब ये जो सेडिमेंटेशन की प्रोसेस टेक प्लेस कर रही थी, जो सेडिमेंटेड रॉक्स है वो बन रही थी, उस टाइम पे कोई भी एनिमल जो था वो मर गया है यहाँ पर आकर के, और ये क्या उसका स्केलेटन प्रेजेंट है यहाँ। तो ये जो उसका स्केलेटन होगा वो यहाँ पे पड़ा हुआ है, राइट। अब जो सेडिमेंटेड रॉक है उसकी फॉर्मेशन होगी इसके ऊपर, एज ए रिजल्ट क्या होगा, ये जो स्केलेटन था इसका, इस डेड ऑर्गेनिज्म का, वो क्या होगा इसके नीचे बरीड हो गया। धीरे धीरे टाइम पास होता रहा और इसी तरीके से जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं वो इसके ऊपर फॉर्म होती रही और ये क्या हो गया, नीचे दबा रह गया। अब हम जब क्या करेंगे, जो साइंटिस्ट हैं या जो हमारे पैलेंटोलॉजिस्ट हैं जो कि क्या करते हैं फॉसिल्स को स्टडी करते हैं, तो वो क्या करते हैं, डिग करके इन रॉक्स को, और यहाँ से ये पार्ट जो होगा जहाँ पे इनको ये फॉसिल मिलेगा उसको एक्सट्रैक्ट करके उसको क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो ये प्रोसेस क्या है, पैलेंटोलॉजिकल स्टडी है ना, हम पैलेंटोलॉजी कर रहे हैं। तो उस केस में वो फॉसिल को निकालेंगे और उसकी एज को स्टडी करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द एविडेंसेस, यानी जो फॉसिल्स उनको मिल रहे हैं उसके बेसिस पे ही वो बताएंगे कि इवोल्यूशन की प्रोसेस किस तरीके से टेक प्लेस हुई, कौन सा ऑर्गेनिज्म किस ईरा के अंदर एग्जिस्ट करता था, कितने टाइम से लेकर के कितने टाइम तक वो ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट किया अर्थ के ऊपर, और फिर उसके बाद कौन से ऑर्गेनिज्म अपीयर हुए। फॉर एग्जाम्पल जो डायनासोर्स थे वो क्या थे, रिमोट पास्ट में एग्जिस्ट करते थे, लेकिन उनका टाइम पीरियड कि वो कहाँ से कहाँ, यानी किस टाइम से कितने टाइम तक एग्जिस्ट हुए, वो हमें कैसे पता चला, हमने जब उनके फॉसिल्स को स्टडी किया। तो ये क्या था, फर्स्ट था दैट इज द पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस। सेकंड है कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस, यानी कि हम क्या करें, कंपैरेटिव स्टडी करें, यानी कंपेयर करके स्टडी करें। ठीक है, 2 या 3 ऑर्गेनिजम्स हमने लिए, उनकी मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी को स्टडी कर रहे हैं। मॉर्फोलॉजी मींस एक्सटर्नल फीचर्स, किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो बाहरी अपीयरेंस होती है। अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें तो हमारे पास 2 हाथ हैं, है ना, आई हमारे पास, नोज है, ईयर है, लेग्स हैं, तो ये क्या हमारा मॉर्फोलॉजी है।
एनाटॉमी की बात करें तो हम इंटरनल स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं, यानी कि एक ह्यूमन बीइंग को जब आप इंटरनली स्टडी करते हो तो आप क्या देखोगे, उसके पास इंटरनल ऑर्गन्स होंगे, लाइक ब्रेन होगा उसके पास, है ना, उसके पास स्केलेटल सिस्टम होगा, उसके पास मस्कुलर सिस्टम होगा, और काफी सारे उनके पास क्या होते हैं, ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या है, मॉर्फोलॉजिकल एनाटॉमिकल स्टडी के बेसिस पे हम क्या करें, जो ये एविडेंस होंगे वो देंगे कि ये जो दो ऑर्गेनिज्म से ये ज्यादा रिलेटेड हैं, दैट मीन्स कि उनका कॉमन एंसेस्टर था। ये दो ऑर्गेनिज्म क्या है, एक दूसरे से अलग है टोटली, दैट मीन्स कि इनके जो एंसेस्टर है वो डिफरेंट होंगे। इसके बेसिस पे हम दो तरीके के इवोल्यूशन की बात करते हैं, एक है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, सेकंड है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। तो पहले हम कंसीडर करते हैं डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को, देन वी विल मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। अब देखो जो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन है इसका मतलब क्या होगा, यानी कि डाइवर्ट होना, है ना, डाइवर्ट होना, या फिर सिंपली कहो कि डायरेक्शन में मूव करना। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या है, ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन है, ठीक है। अब ये जो ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन थी, ड्यू टू डिफरेंट रीजंस ये क्या हुए, डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर मूव हो गए। क्या हुए, ये डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव हुए। मूव होने की वजह से ये जिस किसी भी एनवायरनमेंट के अंदर एंटर करेंगे, वहां पे जैसा इनको एनवायरनमेंट मिलेगा वो अपने बॉडी के अंदर वैसे ही चेंजेस लेकर के आए। तो उस केस में क्या होगा, पहले वो एक सिंगल पॉपुलेशन थी, लेट सपोज यहाँ पे हमने एक्स पॉपुलेशन ली, है ना, पहले ये एक्स था, फिर इसमें से x1, x2, x3, x4, x5 ये क्या हुए, अलग अलग जो ऑर्गेनिज्म से वो बन गए। अब इसको समझो कि ये किस तरीके से टेक प्लेस करेगा। तो यहाँ पे हम बात करते हैं होमोलोगस ऑर्गन्स, किसकी बात करते हैं हम यहाँ पे, होमोलोगस ऑर्गन्स, यानी हम होमोलॉग की बात करते हैं। अब देखो होमोलोगस ऑर्गन्स आपने पहले स्टडी किया है, उसमें हमने क्या कहा था कि होमोलोगस ऑर्गन्स आर दोज ऑर्गन्स which have same basic features but different functions, यानी कि जिन ऑर्गेनिजम्स के पास ये ऑर्गन्स होंगे उनका बेसिक स्ट्रक्चर तो क्या रहता है, सेम रहता है उस ऑर्गन का, बट उनके फंक्शंस क्या होंगे, डिफर होंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें किसकी, फोरलिम्ब ऑफ ह्यूमन, व्हेल, बर्ड्स, फ्रॉग, हॉर्स, है ना। अगर हम बात करें किसकी, फोर लिम्स की, अब देखो फोर लिम्ब मतलब जो आगे वाले दो लिम्स होते हैं हमारे ये, अगर हम इन सबका क्या क्या बोला हमने, ह्यूमन बीइंग का, व्हेल का, बर्ड का, फ्रॉग का, हॉर्स का, इन सब के अगर हम फोर लिम्स को इंटरनली स्टडी करें, यानी इनकी एनाटॉमी स्टडी करेंगे, तो आपको क्या मिलेगा, इनकी इंटरनल स्ट्रक्चर को देखने पे हमें मिलता है कि इनके पास क्या होगा, ह्यूमरस जो कि हमारी यहाँ पर आम की बोन होती है, फिर यहाँ पे रेडियस और अल्ना जो दो बोन्स होती है वो प्रेजेंट होंगी, कार्पल्स प्रेजेंट होंगे, मेटाकार्पल्स प्रेजेंट होंगे, और जो फेलेंसेस यहाँ प्रेजेंट होती हैं ये, यानी कि इन सबके पास सेम बेसिक स्ट्रक्चर है। जब आप देखोगे तो सबके पास सेम बोन्स प्रेजेंट हैं, बट ये जितने भी ऑर्गेनिज्म है सबके अंदर क्या सेम काम कर रहे हैं, नो। अगर हम बात करें ह्यूमन बींग्स की, हमारे अंदर ये क्या काम कर रहा है, राइट डाउन करने में काम हेल्प कर रहा है ना, इसके अलावा कोई भी चीज है उसको होल्ड करके रखने में हेल्प करेगा, ग्रैब करने में हेल्प करेगा, एज वेल एज ये क्या करेगा, हमारे काफी सारे डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज में हेल्प करता है। अगर हम बात करें वेल की, तो वेल के केस में जो फोर लिम्स होते हैं वो कैसे होंगे, वो क्या करते हैं, उसकी स्विमिंग में हेल्प कर रहे हैं क्योंकि वो कहाँ है, वाटर के अंदर। अगर हम बात करें बर्ड्स की, तो बर्ड्स के केस में किस चीज में हेल्प कर रहे हैं, उनकी फ्लाई करने में, उड़ने में हेल्प कर रहा है। फ्रॉग के केस में वो क्या करेगा, जंप करने में हेल्प करेगा जो उसका फोरलिम्ब होगा, और हॉर्स के केस में वो क्या कर रहा है, उसकी रनिंग में हेल्प कर रहा है। तो यानी कि देखो सब अगर हम इनको अलग अलग लिखें, यहाँ पे हमने लिख दिया हॉर्स, यहाँ पे हमने लिखा मैन फॉर ह्यूमन बींग्स, फिर हमने लिख दिया यहाँ पे बर्ड्स, यहाँ फ्रॉग, और यहाँ क्या लिखा हमने वेल। तो ये सब के सब क्या है, इनका बेसिक स्ट्रक्चर तो सेम था बट इनके फंक्शंस डिफर कर रहे हैं। दैट मीन्स कि इनका एक कॉमन एंसेस्टर रहा होगा पास्ट में, यानी कि पास्ट में इनका एक कॉमन एंसेस्टर था, ये सब एक जैसे थे, बट क्योंकि ये अलग अलग एनवायरनमेंट के अंदर मूव हो गए, एज ए रिजल्ट क्या हुआ, इनके जो फंक्शंस थे वो डिफरेंट हो गए हैं, और अब क्या हुआ, यहाँ पे डाइवर्जेंट इवोल्यूशन टेक प्लेस किया। ठीक है, तो ये चीज
हमें कैसे पता चली? जस्ट बिकॉज ऑफ द होमोलॉगी दैट इज ऑफ द होमोलोगस ऑर्गन्स। तो ये क्या थे हमारे होमोलोगस ऑर्गन के एग्जांपल थे। इसके अलावा अगर हम प्लांट्स के अंदर एग्जांपल लेंगे तो वो क्या हो जाएगा? टेंड्रिल ऑफ कुकुरबिटा एंड जो थॉर्न्स होंगे बोगनविलिया के, ये दोनों के दोनों क्या होंगे? एग्जाम्पल आएंगे होमोलोगस के अंदर, क्योंकि ये दोनों की दोनों क्या है? मॉडिफिकेशंस हैं किसकी? लीफ की, बट दोनों क्या कर रहे हैं? वहां पे अलग अलग काम कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे तो वो क्या कर रहा है? प्रोडक्शन का काम कर रहा है, और अपर वाले केस में वो क्या कर रहा था? सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम कर रहा था। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द कन्वर्जेंट इवोल्यूशन की कन्वर्जेंट इवोल्यूशन किस तरीके से अकर करेगा। तो देखो, अगर हम बात करते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन की, तो इसमें क्या हो जाएगा? जस्ट रिवर्स ऑफ दैट विच वी स्टडीड इन केस ऑफ द फर्स्ट वन। अब इसके केस में क्या होगा? कन्वर्ज हो रहा है ना? डाइवर्स मतलब कि फैलना डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में, कन्वर्ज मतलब कि इकट्ठा होना एक पर्टिकुलर प्लेस पे। तो इसके अंदर क्या होगा? जो ऑर्गेनिजम्स होंगे वो क्या इसमें लेट करते हैं हम कि वो ऑर्गेनिजम्स क्या हुए? डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन से मूव किए और वो एक पर्टिकुलर प्लेस पे आ गए। अब यहाँ पे आने के बाद उनके जो फंक्शंस हैं वो क्या है? सब के सब सेम है। ठीक है, वो इस एरिया के अंदर रह करके क्या कर रहे हैं? सेम फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं, बट इनका जो बेसिक स्ट्रक्चर था वो क्या था? डिफरेंट था। यहाँ हम बात करते हैं एनालॉजी की। हम बात करते हैं किसकी? एनालॉजी की। एनालॉजी मींस एनालोगस ऑर्गन्स। अब देखो, एनालोगस ऑर्गन्स कौन से थे? दोज ऑर्गन व्हिच परफॉर्म द सेम फंक्शंस बट हैव डिफरेंट बेसिक स्ट्रक्चर्स। इनके बेसिक स्ट्रक्चर्स तो क्या करते हैं? डिफर करते हैं, बट इनका फंक्शन क्या होगा? सेम होगा। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले लेंगे विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बैट। जो बैट है और जो बटरफ्लाई है, दोनों के विंग्स हैं, है ना? अब दोनों के विंग्स किस चीज में हेल्प कर रहे हैं? दोनों के विंग्स हेल्प कर रहे थे उनकी उड़ने में, है ना? बट जब आप इनकी इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जब इंटरनल स्ट्रक्चर स्टडी किया तो हमने ये पाया कि जो बैट है उसके अंदर तो क्या है? बोनी स्केलेटन प्रेजेंट है ना? बट बटरफ्लाई के केस में वो क्या है? मसल्स की बनी हुई है, उसके अंदर बोनी स्ट्रक्चर प्रेजेंट था ही नहीं। ये चीज शो करती है कि ये दो ऑर्गेनिजम्स जो हैं जो कि उड़ रहे हैं, दोनों उड़ सकते हैं, बट दोनों क्या थे? किसी अलग ऑर्गेनिज्म से फॉर्म हुए, इनका कोई कॉमन एंसेस्टर नहीं था। तो ये क्या थे हमारे? किसके अंदर आएंगे? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के अंदर आएंगे। और इसमें आप और एग्जांपल ले सकते हो, आईज ऑफ मैमल्स एंड ऑक्टोपस। जो इनकी आईज होंगी ये किस में आ जाते हैं? एनालोगस ऑर्गन्स के अंदर। इसके अलावा जो फ्लिपर्स होते हैं व्हेल के एंड डॉल्फिन के, जो फ्लिपर्स होंगे व्हेल और डॉल्फिन के, ये भी किसके एग्जांपल है? जो हमारे एनालोगस ऑर्गन्स होंगे उसके। और इसके अलावा अगर हम प्लांट्स में एग्जांपल लें तो स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो, ये दोनों क्या है? एग्जांपल हमारे एनालोगस ऑर्गन के। स्वीट पोटैटो तो मॉडिफिकेशन होती है हमारी रूट की, बट जो पोटैटो है वो किसका मॉडिफिकेशन है? स्टेम का। लेकिन दोनों का काम क्या है? सेम है। दोनों के दोनों क्या करेंगे? स्टोरेज का काम करेंगे। और किस चीज को स्टोर कर रहे हैं यहाँ पे? ये फूड को। तो ये क्या थे? एनालोगस ऑर्गन्स के एग्जांपल थे दैट यू हैव टू लर्न। और ये किस चीज को प्रूव करते हैं? ये प्रूव करते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। Now we will move towards next topic that is biochemical evidences. अब देखो, बायोकेमिकल है यानी कि जो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर जो केमिकल सब्सटेंसेस प्रेजेंट रहते हैं वो बायोकेमिकल होंगे। तो इसमें हम स्टडी करते हैं किसको? जो उनके प्रोटीन्स होंगे एंड जीन्स होते हैं उनको स्टडी करते हैं। ठीक है, यानी कि जो कॉमन एंसेस्टर रहा होगा जिनका, उनकी बॉडी के अंदर तो क्या होंगे? सेम टाइप के प्रोटीन्स मिलेंगे, एज वेल एज जो जीन्स होंगे वो क्या करेंगे? सेम फंक्शन करेंगे। बट जिनका एंसेस्टर सेम नहीं था तो उनके जो जीन्स होंगे वो क्या करेंगे? डिफर करेंगे एक दूसरे से। तो इसके बेसिस पे हम बता सकते थे कि जो इवोल्यूशन की प्रोसेस है वो किस डायरेक्शन में टेक प्लेस हुई। नेक्स्ट है एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन। ये दिया था अर्नेस्ट हैक्कल नाम के साइंटिस्ट ने।
इसके बारे में किसने बोला? अर्नेस्ट हैक्ल नाम के साइंटिस्ट आए जिन्होंने बोला एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस के बारे में। अब देखो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने जब क्या किया, स्टडी किया एम्ब्रियोलॉजी को, दैट मीन्स जो एम्ब्रियो है उनको स्टडी किया, ठीक है। तो इन्होंने ये पाया कि जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं उनके जो एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है वो क्या होगी, सेम होगी। कुछ एक स्टेज तक क्या होते हैं, वो सेम फीचर्स को शो करेंगे, बट जैसे ही वो क्या होगा, डेवलप हो जाएगा कम्प्लीटली, तो उसके बाद वो क्या करते हैं, एक दूसरे से डिफर करते हैं, ठीक है। तो क्योंकि वो बेसिकली यानी कि जब बिगिनिंग की स्टेज थी, एट दैट टाइम वो एक दूसरे से क्या करते थे, रिजेंबल कर रहे थे, तो इसका मतलब ये है कि उनका एंसेस्टर क्या था, सेम था। बट क्योंकि अब वो क्या है, अपने आप को चेंज कर चुके हैं ड्यू टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट, तो उनके केस में क्या हुआ, जो अडल्ट है वो क्या कर रहे हैं, उनसे डिफर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये किसने बोला, अर्नेस्ट हैक्ल ने बोला, जब उन्होंने क्या किया, डिटेल स्टडी की किसकी, एम्ब्रियो की। उन्होंने ये पाया कि जो एम्ब्रियोनिक स्टेज होगी इन द वेरी बिगिनिंग सबके अंदर क्या होगा, हेड के जस्ट नीचे गिल स्लिट्स प्रेजेंट थी, बट जैसे जैसे वो एम्ब्रियो क्या हुआ, डेवलप हुआ और फिटस के अंदर कन्वर्ट होने लगा, तो उसके बाद क्या हुआ, जो गिल्स थे वो सिर्फ और सिर्फ जो फिशेस हैं उनके अंदर प्रेजेंट थे, रेस्ट ऑफ द वर्टिब्रेट्स के अंदर क्या हुआ, गिल्स एब्सेंट हो गई। तो इससे उन्होंने ये कहा कि भाई पहले शुरू में क्योंकि सारे के सारे सेम है, तो वो सब के सब क्या थे, एक सिंगल एंसेस्टर से ही अराइज हुए, ठीक है। फिर उसके बाद जो कार्ल हैक्ल नाम के साइंटिस्ट है, उन्होंने क्या कहा, कार्ल ने मना कर दिया, उन्होंने बोला ऐसा कुछ नहीं है। फिर अब देखो नेक्स्ट है आपका इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन, यानी कि नेचुरल सिलेक्शन। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था ना कि चार्ल्स डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन की बात की, उन्होंने कहा नेचर सेलेक्ट करती है हु विल सर्वाइव एंड हु विल नॉट। तो इसके अंदर हम एग्जांपल लेंगे किस चीज का, इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म का। हम यहाँ पे पढ़ते हैं इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म, ये एक तरीके से एग्जांपल है, छोटा सा, बहुत इंटरेस्टिंग भी है। अब देखो इसमें इन्होंने क्या कहा, क्योंकि हम नेचुरल सिलेक्शन की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं नेचर सिलेक्ट कर रही है, ठीक है। तो नेचर ने किस तरीके से सिलेक्ट किया, उन्होंने क्या कहा कि इस थ्योरी के अंदर ये देखा गया कि पहले क्या था, वाइट और डार्क विंग्ड मोथ्स थे, ठीक है। कब, 1850 के अंदर, और कहां पे, इंग्लैंड में। 1850 के अंदर जब इंडस्ट्रियलाइजेशन इतनी ज्यादा नहीं थी, तो उस टाइम पे क्या थे, दो कलर के वो थे मोथ, वन वाज वाइट एंड सेकंड वाज द डार्क विंग, जिसे हम मेलेनाइज भी बोलते हैं। अब देखो ये जो दो मोथ्स थे, उनमें से 1850 के टाइम पे जिसकी अमाउंट ज्यादा थी वो कौन से थे, वाइट वाले। वाइट वाले जो थे वो ज्यादा थे एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द डार्क विंग। क्यों, क्योंकि जो डार्क विंग वाले थे उनका कलर क्या था, थोड़ा सा डार्क था, और जो व्हाइट वाले थे उनका जो स्किन या जो विंग का कलर था वो क्या था, मैच हो जा रहा था किसके साथ, जो ट्रीज थे उस टाइम पे वहां पे उनकी जो बात थी उसके साथ वो क्या करते, मैच कर जाते। एज अ रिजल्ट जो प्रेडेटर्स थे वो जब आएंगे तो जो व्हाइट कलर है वो तो क्या होगा, मिक्स हो गया विद दैट ऑफ द बाथ, तो उस केस में उनको पता ही नहीं चला कि जो व्हाइट वाले वो कहाँ है। लेकिन जो ब्लैक वाला था वो व्हाइट वाले जो हमारा बात का कलर था उस पर इजिली विजिबल था। एज ए रिजल्ट उनको जो प्रेडेटर्स थे वो खा जाते थे, और उनकी जो क्वांटिटी थी वो क्या थी, कम थी एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द व्हाइट कलर। बट जब वहां पे धीरे धीरे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ और 1920 के अप्रोक्स ये क्या हुआ, चेंज हो गया, ठीक है, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन धीरे धीरे बढ़ने लगी। एज अ रिजल्ट क्या हुआ, जो हमारा वो ट्री था उसके ऊपर जो वहाँ पे लाइकेंस वगैरह प्रेजेंट थे उनका कलर क्या हुआ, जस्ट बिकॉज दैट इंडस्ट्रियलाइजेशन वो क्या हुए, चेंज हो गए, और वो क्या हो गए, ब्लैक कलर के अंदर कन्वर्ट हो गए, ठीक है, या डार्क कलर के अंदर कन्वर्ट हो गए। अब ये क्योंकि डार्क कलर में कन्वर्ट हो गया, जो सिचुएशन थी वो जस्ट रिवर्स हो गई। अब देखो नेचर सेलेक्ट करिए, नेचर के अंदर जो सराउंडिंग थी वो चेंज हो गई है। पहले क्या था, व्हाइट वाले के ऊपर कैमोफ्लेज हो गया और उसका पता नहीं चल रहा था, बट जो नेचुरल कंडीशन है वो चेंज हो गई है, क्योंकि अब वो जो ट्री की बात थी वो क्या हो गई, डार्क कलर की हो गई। तो जो व्हाइट वाली मोथ थी ना, अब वो क्या है, क्लियरली विजिबल है ऑन दैट डार्क कलर, लेकिन जो डार्क विंग वाले थे वो क्या है, विजिबल ही नहीं है। तो अब क्या हो रहा था, जो प्रेडेटर थे वो व्हाइट वाले को ईट अप कर रहे थे, बट जो उनको डार्क कलर वाले थे वो क्लियरली दिखाई नहीं दे रहे थे, तो उनकी जो क्वांटिटी वो धीरे धीरे क्या हुई, बढ़ गई, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हुआ,
जो एकदम से क्या हुआ, पॉपुलेशन की फ्रीक्वेंसी में चेंजेस आए। जो चीज पहले कम थी, कम कौन से थे, डार्क वाले, वो अब एकदम से क्या हो गए हैं, बदल गए, यानी कि अब जो डार्क कलर वाले थे वो बढ़ गए और जो व्हाइट वाला था वो क्या हुआ, कम हो गया। तो ये क्या है कि इवोल्यूशन जो है वो नेचुरल सिलेक्शन से भी होती है। जैसे ही एनवायरनमेंट के अंदर कंडीशंस चेंज होंगी, जो फेवर कर पाएगी जिसको वो तो बच जाएगा, लेकिन जिसे वो फेवर नहीं करेगी वो बचेगा नहीं। जैसे कि इसमें फर्स्ट सिचुएशन में व्हाइट वाले को फेवर कर रही थी, बट ब्लैक वाले को या जो डार्क कलर था उसको फेवर नहीं किया। सेकंड की सिचुएशन में क्या हुआ, एकदम से कंडीशन चेंज हो गई है, अब वो उसको फेवर कर रही है, ना कि इसको। तो इस तरीके से नेचर डिसाइड कर रही है कि कौन रहेगा और कौन नहीं रहेगा। इसमें क्या होता है कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म है वो अपने आप को क्या करे, टाइम रहते रहते बदल दे विद दैट ऑफ द चेंजिंग एनवायरनमेंट, तो उसके केस में वो क्या होगा, जिंदा रहेगा। अब हम एक और जो लास्ट है इसके अंदर आपका इवोल्यूशन बाय एंथ्रोपोजेनिक एक्शन। अब देखो इसके अंदर क्या होगा, एंथ्रोपोजेनिक एक्शन मतलब कि यूज ऑफ द हर्बिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स या किसी भी तरीके का केमिकल का आप इस्तेमाल कर रहे हो, तो वो किस में आ जाते हैं, हमारे एंथ्रोपोजेनिक एक्शन में। यानी कि हम उसको क्या है, कोई कंडीशन प्रोवाइड करें। फॉर एग्जांपल फील्ड है, फील्ड के अंदर हमने हर्बिसाइड्स का, पेस्टिसाइड्स का क्या किया, ज्यादा इस्तेमाल कर लिया, या फिर हम क्या कर रहे हैं, इंसेक्टिसाइड, यानी कि मॉस्किटो घर में एंटर हो रहे हैं, तो मॉस्किटो को किल करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, वहां पे इंसेक्टिसाइड का यूज कर रहे हैं। तो जब हम इस तरीके के जो केमिकल्स होते हैं उनका ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो उस केस में क्या होगा, जिस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म पे आप उसका यूज कर रहे हो, धीरे धीरे वो क्या होगा, अपने आप को अडेप्ट कर लेगा उन केमिकल्स के अकॉर्डिंगली। जैसे कि जो मॉस्किटोज है वो पहले क्या थे, डीडीटी जो था उससे क्या होते थे, मर जाते थे, ठीक है। बट आज के टाइम पे वो नहीं मरते, इनसे उनको कोई फर्क भी नहीं पड़ता। इतना क्यों नहीं पड़ रहा, क्योंकि जो मॉस्किटोज हैं उन्होंने क्या किया, अपने आप को अडेप्ट कर लिया, उन्होंने क्या किया, अपने आप को रेस्ट्रिक्ट कर लिया विद दीज इंसेक्टिसाइड्स। अब उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आप ये कितना ही डाल लो, ठीक है, क्योंकि उन्होंने अपने आप को क्या कर लिया, चेंज कर लिया। वो क्या हो गए हैं, रेजिस्टेंट हो गए, ठीक है। उन्होंने क्या किया, अपने आप को चेंज हो गया, अब वो रेजिस्टेंट वैरायटी बन गए हैं, अब उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आप सेम केमिकल कितनी बार डाल लो, दे विल लिव हैप्पीली। तो इसके मतलब क्या हुआ, जब हम इस तरीके के केमिकल्स का इस्तेमाल क्या है, फील्ड के अंदर या जो भी हमारे आसपास का एनवायरनमेंट है उसमें ज्यादा से ज्यादा करते हैं, तो वो ऑर्गेनिज्म जो होगा वो क्या करेगा, उसके जीन्स क्या होंगे उतना ही तेजी से क्या करते हैं, अपने आप को अडेप्ट करने की कोशिश करते हैं, और फिर वो क्या होता है, एक रेजिस्टेंट वैरायटी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो इस केस में जो म्यूटेशन होगी वो बहुत ही फास्टली टेक प्लेस करेगी। इस केस में जो म्यूटेशन हो रही थी, देखो म्यूटेशन क्या होता है, जीन्स के अंदर चेंजेस आना, तो इस केस में जो म्यूटेशन थी वो क्या होगी, फास्टली टेक प्लेस करेगी, और एज अ रिजल्ट क्या होगा, इवोल्यूशन भी क्या होगा, फास्ट होगा। तो इस तरीके का जो इवोल्यूशन है जिसमें रेजिस्टेंट वैरायटीज फॉर्म हो रही हैं, वो क्या होता है, एंथ्रोपोजेनिक एक्शन की वजह से होता है, ठीक है। और ये जो एक्टिविटीज थी हमारी, ये क्या थी, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज थी। अब हम बात करते हैं एडेप्टिव रेडिएशन की, कि जो एडेप्टिव रेडिएशन होता है वो क्या होता है। तो देखो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जो डार्विन थे, चार्ल्स डार्विन, वो क्या हुए, सी वॉल्स पे निकले, यानी कि समुद्री यात्रा पे निकले थे, और अब वो क्या हुए, वहां से पहुंच गए थे गैलापागोस आइलैंड पे, ठीक है। अब जब वो उस गैलापागोस आइलैंड के ऊपर पहुंचे तो वहां उन्होंने क्या किया, जो वहां बर्ड्स थी उनको नोटिस किया, और उनमें भी मेनली उन्होंने क्या देखी, उनकी फिंचेस को देखा, ठीक है, जिसे हम डार्विन्स फिंचेस भी कहते हैं। अब जो ये बर्ड थी, फिंचेस मतलब उनकी जो बीक होती है उसको नोटिस किया उन्होंने, तो उन्होंने क्या पाया कि ये बर्ड्स ऑलमोस्ट मतलब सेम सेम सी ही लगती हैं। ये सारी के सारे बर्ड्स क्या थी, सेम टाइम पे आई थी, बट अब क्या है, क्योंकि उनका जो फीडिंग हैबिट है, क्या है उनका जो फीडिंग हैबिट है वो क्या है, अलग अलग है। फीडिंग हैबिट यानी कि जो चीज खा रही है, कुछ वेजिटेरियन थी कुछ नॉन वेजिटेरियन थी, तो जैसा उनका फीडिंग हैबिट था वैसे ही उनके क्या थे, फिंचेस थे। इसका मतलब क्या हो सकता है, उन्होंने ये कंक्लूड किया कि इसका मतलब ये होगा कि पहले तो ये सारे के सारे जब इस आइलैंड पे आए तो उस टाइम पे उन्होंने क्या किया, एक ही एरिया के अंदर थे वो जब, तो तब सबकी बीक क्या थी, एक जैसी थी, ठीक है। पर जैसे जैसे वो क्या हुए, ऊपर की तरफ बढ़े, यानी कि जैसे जैसे वो जो सी वाला एरिया था जहाँ पे कि वो रह रहे थे, उससे वो थोड़ा अंदर बढ़े उस आइलैंड की तरफ, तो उनको अलग अलग फूड मिले, और एज ए रिजल्ट क्या हुआ, जो जहाँ पे जाके रहने लगा
उसके जो पिंचेस थे उस एरिया के अकॉर्डिंग या जैसा वो फूड खा रहा था उसके अकॉर्डिंगली चेंज हो गया। तो इसमें इन्होंने क्या कहा कि जो फीडिंग हैबिट होगा उसके अकॉर्डिंग जो पिंचेस थी वो क्या थी, अलग अलग थी उन सभी बर्ड्स की जो कि रह रही थी उस गैलापागोस आइलैंड पे। तो इसके अकॉर्डिंग इन्होंने अडेप्टिव रेडिएशन की बात की। अडेप्टिव मतलब कि अडेप्टेशन की बात हो रही है। किसकी बात कर रहे हैं हम, अडेप्टेशन की, कि किसी ऑर्गेनिज्म ने खुद को अडेप्ट किया है। तो इसमें उन्होंने क्या कहा कि इसमें क्या होगा, जो ऑर्गेनिज्म होगा जो कि किसी गिवन जियोग्राफिकल एरिया के अंदर रह रहा था उसके अंदर चेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं या वो चेंज कर लेता है अपने आप को, जैसे जैसे वो क्या करता है डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया के अंदर मूव करेगा और उस एरिया के अंदर जाने के कारण क्या होगा, उसके अंदर चेंजेस आएंगे। यानी कि एक पॉइंट से उन्होंने क्या किया, किसी जियोग्राफिकल एरिया का, लेट्स सपोज ये इस जियोग्राफिकल एरिया में उन्होंने क्या किया, एक पॉइंट से स्टार्ट किया और फिर इस पॉइंट से वो क्या करेंगे, इसके डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स के अंदर मूव करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में मूव करेंगे उस जियोग्राफिकल एरिया के, और उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को क्या करेंगे, अडेप्ट करेंगे। तो ये क्या कहलाएगा, अडेप्टिव रेडिएशन कहलाएगा। ठीक है। और अब इसके बाद जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो आपका क्या है कि जो मार्सुपियल्स थे उनके केस में देखते हैं हम। अब देखो जो मार्सुपियल्स थे इसमें भी हम बात करते हैं किसकी, पर्टिकुलरली जो ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स थे उनकी। ये जो ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स थे इसमें उन्होंने क्या कहा कि जो ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल थे वो सब क्या थे, पहले एक जगह पे प्रेजेंट थे बट फिर वो क्या हुए उसी एक गिवन ज्योग्राफिकल के अंदर, यानी कि किसी और एरिया के अंदर या किसी और हैबिटेट में नहीं गए, वो उसी ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर यानी कि विद इन द ऑस्ट्रेलिया वो क्या हुए, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस में मूव हुए और उसके अकॉर्डिंग वो क्या किया, अपने आप को चेंज कर लिया। तो ये क्या था, अडेप्टिव रेडिएशन था। जो प्लेसेंटल मैमल्स है दैट आर प्रेजेंट इन केस ऑफ ऑस्ट्रेलिया वो भी क्या है, ऐसा ही माना जाता है कि उन्होंने भी क्या किया, एडेप्टिव रेडिएशन शो किया और फिर वो क्या कर रहे हैं, कुछ एक सिमिलैरिटीज तो वो शो कर रहे हैं विद दैट ऑफ द जो मार्सुपियल्स थे उनसे, लेकिन वो क्या हुए बाद में कन्वर्ट हो गए किसके अंदर, मैमल्स के अंदर। तो ये क्या था हमारा एडेप्टिव रेडिएशन का टॉपिक था कि एडेप्टिव रेडिएशन क्या होती है और किस तरीके से टेक प्लेस करती है। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। आज की क्लास में हमने पढ़ा कि एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन क्या होते हैं, कितने तरीके के होंगे और उसमें जो डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स थे हमने उनको कवर अप किया है। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये क्लास पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना इस चैनल को।